मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी। भाई बहनों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जब हम स्वदेशी का काम करते हैं तो हमें व्यापारी की संख्या दी जाती है। महात्मा गांधी जी जब स्वदेशी की आवाज बुलंद करते हैं तब उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है और हमको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। तुम चाहे कोई भी उपमा दो हमको, लेकिन योग आयुर्वेद और स्वदेशी का अभियान आगे बढ़ेगा। भाई बहनों, मैं क्योंकि आपके सामने दोबारा बोलने वालों, मैंने कुछ प्रस्तावना आपके बीच रखनी थी। वापस मैं काले धन के मुद्दे पर बात को लेकर इसलिए आना चाहता हूं, हमको यहाँ सफाई देने नहीं आए हैं, ये लाख बदनाम करे, हम रोज अपना काम करेंगे। हम यहाँ कोई प्रतिशोध लेने के लिए नहीं आए हैं। सबके चेहरों पर खुशी है, प्रसन्नता है, आनंद है और सबके दिलों में क्रांति के बुलबुले उठे, आक्रोश है, जोश है, लेकिन होश के साथ। और एक संकल्प कि अब काला धन आएगा। मैं छोटी छोटी बातें कह रहा हूं। लोग बोलते बाबा 400 लाख करोड़, मैंने कहा हाँ, करीब 1 लाख टन सोना अधिकांश बेईमान लोगों ने खरीदा। वो इस देश में ब्लैक मनी तो है ही, वो ब्लॉक मनी भी हो गया। क्या 1 लाख टन सोना इस देश में नहीं है? 1 लाख टन सोने की कीमत होती है करीब 300 लाख करोड़ रुपए। उसमें मुश्किल से 20% ईमानदारी के पैसे से खरीदा गया। क्या इस देश के रियल एस्टेट में, लैंड में, कालाबाजारी में, वायदा में, ड्रग्स में, पॉलिटिक्स में काला धन नहीं है? और सबसे बड़ा काला धन तो माइनिंग में, जिसका पिछले दिनों घोटाला हुआ, हमारे सारे मीडिया वालों ने देखा है, दिखाया है। अब इसका पूरा राज खुलना बाकी है। जब हमने आकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बोले बाबा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा? मैंने कहा मेरे पेट में नहीं, देश के जो भूखे लोग हैं मैं उनकी भूख के लिए बात कर। वनवासियों को, आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, फिर उनको नक्सलवादी, माओवादी बन जाता है। हमको कहते हैं अराजकता, शांति, हिंसा फैलाना चाहते हैं। अराजकता, हिंसा और अशांति सत्ताओं के ऊपर बैठे कुछ असंवेदनशील लोगों ने फैलाई। हमारे वनवासी और आदिवासी भाइयों को उनकी मूल संपदाओं से बेदखल कर दिया गया। आज वो बेचारे लाचार खड़े हैं। मैं नक्सलवाद और माओवाद का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनकी जंग जायज है, उनके तरीके ठीक है या नहीं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन भू संपदाओं की लूटपाट बड़ा मुद्दा है। मैं यहां अक्सर उत्तर भारत में कहा करता हूं, भाई हमने और तुमने देखे हैं ये भट्ठे के पहाड़, ये पत्थर के पहाड़, लेकिन कोयले के, सोना, चांदी, हीरों के पहाड़ भरे पड़े हैं। करीब 89 प्रकार के भू संपदाएं हमारे देश में, जिनको मिनरल्स का नाम दिया जाता है। 89 प्रकार की भू संपदाएं जिनकी आर्थिक वैल्यू मूल्यांकन करें तो करीब 20,000 लाख, 285.86 बिलियन टन तो नॉन रिजर्व ऑयल के ही है, जिसकी कीमत होती है करीब 1144 लाख करोड़ रुपए। भाई बहनों, ये बहुत समुदाय लूट करके, ये विकास योजनाओं का पैसा लूट करके, ये बच्चों का, गरीबों का, किसानों का, जो बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट बनाए गए उनका पैसा लूट करके ये देश का करीब 400 लाख करोड़ रुपए जमा हुआ। हमारे प्रोफेसर अनुपाल जी ने कहा, बाबा जी काला धन पिछले 30 सालों में जमा ना होता तो 7 गुना ज्यादा बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था होती। ये बाबा के आंकड़े नहीं है, ये तो विश्व के जो शीर्ष अर्थशास्त्री उनकी बात कर रहा हूं। 7 गुना ज्यादा बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था होती, 7 गुना ज्यादा आप हम सबके पास में आर्थिक समृद्धि होती, और भारत की पूरे विश्व में जो आज अर्थव्यवस्था में भागीदारी है वो 1.5% है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हमको। जो भारत कभी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति हुआ करता था वो 1.5% पे पहुंच गया। अरे गुलामी के वक्त 18वीं शताब्दी में हमारी 25% भागीदारी थी विश्व की अर्थव्यवस्था में। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, ये खाली आंकड़ेबाजी नहीं, देश की हकीकत है। जरा सुनने की कोशिश कीजिए। मात्र 1.5
प्रतिशत हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था में भागीदारी, ये काला धन ना जमा होता तो हमारी अर्थव्यवस्था आज अमेरिका के बराबर होती, चीन हमसे कहीं पीछे होता, फिर वो हथियार बना करके हमको नहीं डरा। हमारे रक्षा मंत्री बयान देते हैं चीन सेना पे अपने खर्च को बढ़ा रहा है, भारत के लिए चिंता की बात है। अरे पूरा हिंदुस्तान गिरवी रख दिया गया, पूरे हिंदुस्तान की साख पूरी दुनिया में गिर रही है, रुपए का उल्लंघन हो रहा है। 17वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक मेरे पास पूरे डेटा है। हमेशा मेरा झोला एक साथ ही चलता है। पहले मैं खाली योग शास्त्र की पुस्तकें लेकर के घूमता था, आजकल अर्थशास्त्र की भी लेकर घूमता हूं। 17वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक रुपए डॉलर पाउंड में 1, 3, 5 का अंतर रहा, इससे ज्यादा का अंतर नहीं रहा। ये तो फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 1, 5, 7 का अंतर हुआ करता था रुपए डॉलर पाउंड में, आज 1 और 56 का यदि अंतर हुआ है और 1 और 80 का अंतर हुआ है पाउंड के हिसाब से, तो ये इन सत्ताओं की नाम कामयाबी का परिणाम है। हमारी मुद्रा का इन्होंने अवमूल्यन किया। ये आज हिंदुस्तान के नागरिक का सम्मान नहीं, हमारी मुद्रा का पूरी दुनिया में सम्मान नहीं। हमारा डेफिसिट बढ़ करके -4.5 पर जा रहा है। जब ये काला धन ना होता तो सरप्लस में होते हैं। हमारा निर्यात बढ़ता, हमारी ग्रोथ रेट फिर 9 से गिर के 5 पर नहीं आती। हमारे वित्त मंत्री कहते हैं ये चिंता की बात है, ग्रोथ रेट गिर रही है। वित्त मंत्री जी, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खाली बजट बनाने के लिए, और उस बजट में भी धन लुटवाने के लिए आप नहीं बैठे हैं, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, मैं नहीं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कह करके गए कि हम जो दिल्ली से पैसे भेजते हैं 100, वो 15-20 रुपए भी नहीं पहुंच पाते नीचे। अच्छा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भ्रष्टाचार के बारे में बात की तो वो उनके आदर्श, और हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करें, आदरणीय अन्ना हजारे साहब भ्रष्टाचार के बारे में बात करें तो हम खलनायक। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा भाई बहनों। हमारे वित्त मंत्री जी को जवाब देना चाहिए, डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट क्यों गिर रही है, रुपए का अवमूल्यन क्यों हो रहा है, जीडीपी क्यों सिमटती जा रही है, क्यों इस देश के 121 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। यदि ये काला धन ना होता तो भारत की जीडीपी चीन और अमेरिका से बड़ी होती, भारत की ग्रोथ रेट आज से 2-3 गुनी होती, भारत का डेफिसिट नहीं होता, फिर सरप्लस में होता भारत के रुपए का फिर अवमूल्यन नहीं होता, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर भारत होता। अभी अफसोस की बात नहीं, मात्र ख्वाब नहीं, हम सब मिल करके अपने हाथों से एक स्वर्णिम भारत बनाएंगे। और 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानी दी जिस आजादी के लिए, वो सच्ची आजादी, पूरी आजादी देश में लेकर के आएंगे। ये है बड़ी बात भाई बहनों। ये काला धन, मैंने कहा यदि हिंदुस्तान में होता तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होती। ये काला धन जो सोने में लगा हुआ है, ये काला धन, ये वो पूरे रिकॉर्ड भी आ गए, और मेरे पास तो एक झोला भरा रहता। ये काला धन जो सोने में लगा हुआ है, आज जो आईपीएल में लगा हुआ है, जहां पर लोंडे लोंडिया नाच करते हैं, ये यूपी की भाषा में बोला है मैंने। यूपी में लोंडा लोंडी छोरा छोरी को बोलते हैं, ये छोरा छोरी हरियाणवी भी बोल दिया। फिर वहां पर सुरा और सुंदरी का खेल होता है, वहां पर इस काले धन से खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, देश की इज्जत और आबरू को गिरवी रख दिया जाता है, और जीत होने पर जश्न मनाते हैं शैंपेन की बोतलें खोल करके। ये काला धन वापस आएगा, बाहर भी जमा है या अंदर भी जमा है। मैंने कहा है जमा ना होता यहाँ, और ये किसानों की खेती को पानी और बिजली देने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, जवानों के हाथों को काम देने के लिए, वो दलित, वो वाल्मीकि, वो हिंदू और वो गरीब मुसलमान लाचार बेबस, फिर कहते हैं बन जाते हैं नक्सलवादी, बन जाते हैं माओवादी, बन जाते हैं आतंकवादी, बन जाते हैं अपराधी। यदि हम अपने हिंदुस्तान के, इस वतन के लोगों को हमने आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया तो आखिर गुनहगार कौन है? भाई बहनों,
ये पैसा यदि देश के विकास तरक्की में लगता, खुशहाली में लगता, तो देश की दुर्दशा ना होती। मैं इसे इस बात को कह रहा हूं। बोला जाता बाबा ये काला धन क्या इतना बड़ा मुद्दा है? हाँ, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द पूरा देश घूमता है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारी सैन्य ताकत भी, अरे चीन तो क्या अमेरिका से भी ज्यादा बड़ी होगी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर भारत। इसी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। ये काम होगा। काले धन के स्रोत के बारे में मैंने बात की, काले धन की मात्रा के बारे में मैंने बात की। ये कैसा पता लगेगा कि काला धन कैसे आएगा, इसके अड्डे क्या क्या है, इसकी चाबी क्या है? मैं ये बात जरा चाहूंगा हमारे मीडिया के भाई भी इस बात को जरा सब तक पहुंचाएं। और केवल देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पर है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं, प्रिंट मीडिया भी यहाँ पर है। और इन्होंने ही इस काले धन की लड़ाई को और जन लोकपाल की लड़ाई को एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया है। एक बार दोनों हाथ उठा करके हमारे मीडिया के भाइयों का भी अभिनंदन। ये भी हमारे साथ साथ तब करते हैं, हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। ये भी आंदोलनकारी हैं, बस अंतर इतना ही है, आप नीचे बैठे हुए हो, ये खड़े खड़े सब कर रहे हैं। फिर सत्ताओं के सिंहासनों पर बैठे लोग कहते हैं इन मीडिया वालों ने बहुत चढ़ा दिया है। मीडिया वालों ने क्या अपराध कर दिया भाई? इस मीडिया ने पहले भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, पत्रकारिता धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म को रखा था। भाई बहनों, मैं जो बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, देखो ये मेरे पास में बैलेंस शीट है, इसमें थोड़ा सा मैंने लिख दिया हाथ से कुछ मुद्दे, ये कोई भी इंटरनेट से निकाल सकता है। फैक्ट शीट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, जिसको हिंदी में विदेशी पूंजी निवेश बोलते हैं। करीब 20 लाख करोड़ रुपए विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर इस देश में आ चुका है। जरा जोर से बोलो, कितना रुपए आ चुका है? 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़। 20 लाख आपके पास में यदि 20 लाख रुपए में मिल जाए तो सरकार क्या पूछती है? बोलो, कहां से आया, इसका स्रोत क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसका सोर्स क्या है। हम सरकार से पूछते हैं ये 20 लाख करोड़ रुपए जो आया इसका सोर्स क्या है? तब जो IPL में काला धन आया है, शेयर मार्केट में जो काला धन आया है, उस काले धन की चाबी ये FDI है। ये 20 लाख करोड़ रुपए जिन लोगों का आया है, अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आर्थिक भाषा में इसको बोलते हैं हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ दिस FDI, बेनिफिशियरी ओनरशिप का डिक्लेरेशन। सीधी अपने गांव वाली भाषा में सुन लो, इस FDI का मूल स्रोत और इसके वास्तविक मालिक कौन है, ये जिस दिन सरकार बता देगी उसी में से करीब 80% बेईमान लोग निकलेंगे। उन्होंने यहाँ काला धन खरीद के सोना खरीदा हुआ है, उसको इलीगल माइनिंग में लगाया हुआ है, ड्रग्स में, पॉलिटिक्स में, काला बाजारी में, वायदा बाजार में लगाया हुआ है। इन्हीं बेईमान लोगों ने विदेशों में इलीगल मनी, इलीगल एसेट के रूप में विदेशों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले में, विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ है। वहां पूरे के पूरे लाखों हजारों एकड़ जमीन खरीद रखी है। मैं अफ्रीका में गया, अमेरिका में गया, बोले बाबा जी क्या आपके भारत के उस आदमी की यहाँ 50,000 एकड़ जमीन है, यहाँ 1 लाख एकड़ जमीन है, ये पूरी की पूरी कॉलोनी उन्हीं की बनी हुई है। अरे मैंने कहा ये इतना उनकी दौलत यहाँ? बोले बाबा जी आप हिंदुस्तान के लोगों ने एक गद्दाफी के बारे में सुना तो सारे चौंक उठे, जिसके पास मात्र 1400 के अंदर सोना था, जिसके पास मात्र 10 लाख करोड़ रुपए थे बेईमानी के, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। भाई बहनों, ये FDI काले धन की चाबी है। काला धन के बाहर भी अड्डे हैं, काला धन के देश के अंदर भी अड्डे हैं। ये सारा काला धन खुलेगा FDI की चाबी से, FDI की चाबी से। अब बात समझ में आई? थोड़ों की समझ में आई। बोला बाबा ये अर्थशास्त्र इतना कठिन है, बजट बनाते हैं ना तो बहुत से मंत्री सो जाते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को पैसा कमाना तो आता है, लेकिन ये पैसा कैसे चलता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, ये समझ में बहुत कम लोगों को आता है, इसलिए देश लूट रहा है। भाई बहनों,
मैंने कहा ये काले धन का मुद्दा बहुत गंभीर है। करीब 3000 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था है। इस काले धन को अमेरिका ने कर्ज पे लिया हुआ है। इस काले धन को लोन के रूप में एक्शनल डेट उसको बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है एफडीआई के रूप में लिया हुआ है। अमेरिका ने करीब काले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर और एक्शनल डेट आदि के नाम पर करीब 20-21 2000 लाख करोड़ रुपए के करीब ये काला धन और तमाम तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और टैक्स हेवन आदि से लिया हुआ। ब्रिटेन ने करीब 450 लाख करोड़, जर्मनी और फ्रांस ने करीब 250 लाख करोड़। इतना बड़ा ये मामला है, इसको इसलिए बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसलिए जब काले धन की बात आती है ना, तब तो पॉलिटिशियंस, उसमें जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, मैंने पहले भी कहा, उनका हम दिल से सम्मान करते हैं। कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस, कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और कुछ करप्ट कैपिटलिस्ट और फिर जो विदेशी लुटेरे हैं, ये चारों तरफ से लूट रहे हैं, उनमें खलबली मच जाती। ये क्या हुआ, ये क्या कहा, अरे हमने कौन सा गलत कह दिया भाई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अब देखो एक ही बात आती है, बोले बाबा क्या जंतर मंतर पर, संसद मार्ग पर आंदोलन करने से काला धन मिल जाएगा? काला धन तो सरकार को ही दिलाना पड़ेगा, लेकिन हम सरकार को विवश करेंगे। लोकतंत्र में सरकार सर्वोपरि नहीं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। सब मेरे साथ बोलेंगे, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। और जो जनता चाहेगी वो हिंदुस्तान में, जो देश की जनता चाहेगी वो हिंदुस्तान में। क्या ये देश की जनता एक मजबूत लोकपाल नहीं चाहती? क्या ये देश की जनता ये काला धन नहीं लाना चाहती? फिर ये सरकार क्यों नहीं दिलाती? तो एक बात सुनो भाई, अब ये बात जनता वाली मैं शाम को करूंगा। बस हमें इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ये जो आज का आंदोलन है, यदि केवल दिल्ली में रख देते तो फिर दिल्ली वालों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। इसलिए आज का जो आंदोलन है ये पूरे देश भर में में 28 जगह रखा गया है और सभी 28 स्टेट्स की कैपिटल में एक साथ ये आज का आंदोलन चल रहा है। यहां तो पूरे वर्ल्ड का मीडिया है और पूरी दुनिया की निगाहें हैं यहां। लेकिन जहां वीर सावरकर जी ने कष्ट सहे, जिसको काला पानी का नाम दिया जाता था, उस अंडमान निकोबार से लेकर के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, दमनदीप, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सभी स्टेट कैपिटल्स में एक साथ ये आंदोलन हो रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन उन सब हमारे भाइयों का जो देश के लिए तप कर रहे हैं। वेद में एक मंत्र आता है, भद्रमिच्छन्त ऋषयः सर्वविदाः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं परमोजस्य दातं तदस्मै देव उपसं नमन्ति। हमारे पूर्वजों ने तप किया, उनके पुण्यों से हमें आजादी मिली और आज हम जिंदा हैं। 3000 साल पुरानी यूरोप की संस्कृति और दूसरी संस्कृति, सभ्यताएं, सिविलाइजेशन 1500 से 3000 सालों में सिमट जाते हैं। लेकिन 1,96 करोड़ 8,63,113 वर्ष पुरानी ये भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, सिविलाइजेशन इसलिए जिंदा है कि इस देश के लोगों का स्वाभिमान आज तक जिंदा है। और इसलिए जब जब देश पर आंच आई तब हमने एक बड़ी, और जो विदेशों में हमारे एनआरआई भाई हैं वो अगले अगस्त के आंदोलन की रूपरेखा हम बताएंगे कि अब 3 जून के बाद क्या। मैंने कहा अब 4 जून से क्या होगा, ये 4 बजे हम बताएंगे। लेकिन आप सब भाई बहनों को मैं एक बार पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे मीडिया के भाई पूछते थे
बाबा इतनी भयंकर गर्मी, और यहाँ तो नीचे से जमीन तपेगी, ऊपर से आसमान, बीच में क्या होगा इंसान का। मैंने कहा चाहे धरती तपे चाहे आसमान, लेकिन हिंदुस्तान के जवान और हिंदुस्तान के देशभक्त नागरिक, इनको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने घरों से निकल कर आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अन्ना हजारे साहब की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। एक एक देशभक्त भाई बहन का इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े हुए सब जाति वर्ग मजहब के भाई हमारे, उन सब की ओर से अभिनंदन करता हूँ। और सब देशवासियों से जो अपने घरों में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, उनसे भी कहता हूँ, अब मैं घरों में रहने से बात नहीं निकलेगी, घरों के बाहर निकलो। शाम को 6 बजे के बाद जब यहाँ जंतर मंतर पर और सभी स्टेट कैपिटल्स में धरनों का, प्रदर्शनों का, आज ये सांकेतिक अनशन आंदोलन का जो क्रम चल रहा है, ये पूर्णता की ओर प्राप्त होगा तो एक बड़ी क्रांति के रूप में तब्दील होगा। 6 बजे के बाद सब घरों से बाहर निकलेंगे और जिले में जो तहसीलों में जो कार्यकर्ता, वहां पर शोभा यात्राएं, जुलूस, वहां पर कैंडल मार्च, वहां पर मशाल जुलूस निकालेंगे, उन रैलियों में सम्मिलित होंगे। आज केवल दिल्ली नहीं, केवल ये संसद मार्ग नहीं, केवल स्टेट कैपिटल नहीं, देश के 647 जिलों में लाखों नहीं करोड़ों लोग खड़े होकर के अपने हक की मांग करेंगे और वो देश की सरकारों को वो हक देना पड़ेगा। भाई बहनों, मैं शेष बात आपके सामने शाम को रखूंगा, क्योंकि बहुत उत्सुकता है सबके अंदर दिलों में, आगे क्या होगा, अब कैसे मिटेगा ये भ्रष्टाचार, कैसे बनेगा मजबूत लोकपाल, कैसे आएगा लूटा हुआ काला धन और आगे से न लूटे हिंदुस्तान, इसका कैसे होगा इंतजाम। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, उसके ऊपर आज सभी यहाँ पर जो भी देशभक्त भाई बहन आए हुए उनके हस्ताक्षर करके उसके साथ दोबारा से भेज रहे 7 उपाय हमने काले धन को लाने के लिए बताए थे। इसके बारे में शाम को विस्तार से प्रकाश डालेंगे कि सबसे पहले देश का धन लूट करके, देश के साथ धोखा गद्दारी छल करके जिन बेईमानों ने धन लूटा है, इस काले धन को सरकार को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए। उसके बाद वापस लाने के लिए, खाली राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होने से वापस नहीं आएगा, ये तो ओनरशिप चेंज हुई है। वापस लाने के लिए एक तो मैंने कहा एफडीआई के मूल स्रोत, मूल मालिकों के बारे में बताना पड़ेगा, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, पार्टिसिपेटरी नोट, प्रोमिसरी नोट की प्रक्रिया को खत्म करना पड़ेगा। 36,000 से ज्यादा सूचनाएं, 9,900 ट्रांजेक्शंस की डिटेल, 3,000 से ज्यादा लोगों के नाम सरकार के पास है, लेकिन बताते नहीं है, बताना पड़ेगा। बैंकिंग सिक्रेसी लॉज को खत्म करना पड़ेगा। बड़े नोट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 से 4% ही नोट होते हैं, यहां तो 18 से 20% बड़ी करेंसी है, जो कि किसी भी दुनिया के देश में नहीं है। रुपए को देखो 500,000, डॉलर देखो 50, पाउंड देखो 50 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि बड़ी करेंसी को छिपाना मुश्किल होता है, फिर वो ट्रेसेबल नहीं होता है। इसलिए बहुत सी चीजें हैं। और टैक्सेशन सिस्टम में सुधार, कैसे होगा देश का उद्धार, शाम को फिर से आपको बताएंगे। यहाँ हमारे सभी सामाजिक संगठनों के सभी वर्ग मजहबों के भाई बहन हमारे यहाँ मंच पर भी, ये केवल एक जगह के लोग नहीं, और आज पूरे हिंदुस्तान को यहाँ बुलाया होता तो करीब 1 करोड़ लोग आए होते। पूरे हिंदुस्तान के लोग यदि यहां बुलाते तो कम से कम 1 करोड़ लोग आए होते। लेकिन मत सोचो कि एक दिन में बला टल गई, अब ये बला नहीं, ये महाबलाई है, ये टलने वाली नहीं है। ये आंदोलन, ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक काला धन नहीं आएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा, भू संपदाओं की लूट खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक ये भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति नहीं बन जाएगा, तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। और मेरे साथ मिलकर के एक बार सब मेरा रंग दे बसंती चोला तालियों के साथ गाएंगे। जरा गर्माहट आ गई है, बीच बीच में भगवान आंख मिचौनी खेल रहे हैं, कभी बादलों से ठंडक दे देते हैं तो कभी कभी फिर तुम्हारे जोश को, जुनून को, तुम्हारे खून को फिर गर्म कर देते हैं। सूर्य देव परीक्षा ले रहे हैं। तो सब लोग ये तप करने के लिए
अपना पसीना ही नहीं अपना खून देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के लिए। हाथ उठा करके बोले भारत माता की। मेरा रंग दे बसंती चोला, हाय रंग दे बसंती चोला।